औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, आवाम की कुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है, जबकि हुकूमत का ये कहना है कि सब अच्छा है और हुकूमत सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है। अगर हुकूमत सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है तो फिर आवाम क्यों रो रही है, इस पर आज बात करेंगे अपने पैनल के साथ। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में बात होगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख साज इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया गया। जबकि इसके अलावा आज के प्रोग्राम में बात होगी चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से कि क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से अपोजिशन से मुशावरत करेंगे या नहीं करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, एक बड़ा अहम सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत एक ही वक्त में क्या बहुत से महाज़ों पर लड़ पाएगी, क्योंकि हुकूमत ने इस वक्त 3 तरह के महाज़ खोले हुए हैं। वो 3 महाज़ कौन से हैं? चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से। उसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन से हुकूमत ने हाल ही में एक EVM पर मुतनाज़ा बिल भी लाया मीडिया के ख़िलाफ़, एक उसके ऊपर महाज़ खुला हुआ है। इतने सारे महाज़ों पर हुकूमत कैसे लड़ेगी, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उसका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ जी आपसे। मीर वाइस खिलजी साहब मौजूद हैं जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सीनियर तजियाकार हैं जी। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोग्राम में इम्तियाज़ हुसैन बड़ाई साहब, सीनियर तजियाकार, मुमताज़ माहिर कानून। वेलकम टू प्रोग्राम जी। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाह जी। खिलजी साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हाल ही में तारीख साज इजाफा किया गया। हुकूमत तो ये कहती है कि सब अच्छा है, हालात ठीक जा रहे हैं, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अवाम तो बिलबिला उठे हैं। अवाम की जो रोज़मर्रा की अशिया थी, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत पे तमाम चीज़ों का दारोमदार होता है, तो ये गरीब आवाम पहले ही पिस रही थी महंगाई में। अब तो पेट्रोल का बम जो इनके ऊपर गिराया गया, तो समझते हैं कि क्या कोई इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू जी। देखिए, मसला ये है कि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को आगाही है कि हो क्या रहा है। यानी कि उनको सब अच्छी की रिपोर्ट दी जा रही है, उनको पता भी है कि ये पहले से इतनी महंगाई है, इतने इश्यूज पे, ठीक है, और लोग गुजारा नहीं कर पा रहे, चीजें इतनी महंगी हो गई है, सारा कुछ इतना ज्यादा हो गया, बोझ अवाम पे इतना ज्यादा डाला गया है कि वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बिल्कुल ये कोई मतलब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैरल इंटरनेशनल मंडी में पेट्रोल की प्राइस बढ़ती जा रही है, मगर अगर आपने इंटरनेशनल को ही देखना है, आप बाकी चीजों को अगर कंट्रोल करते हैं और फिर अगर आप फॉर एग्जांपल आटा, चीनी, दाल, बाकी चीजें कंट्रोल कर पाते हैं, तो फिर लोग समझ पाते हैं कि ये इंटरनेशनल की तरफ से एक दबाव है या उन्हीं की तरफ से इस पे कोई हम क्योंकि हम खुद से प्रोडक्शन करते नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बात जाहिर हो सकती है। मगर अगर वहां पे भी आप नाकाम हो रहे हो, वहां पे भी आप संभाल नहीं सकते, कीमत को कंट्रोल नहीं कर सकते और बढ़ती जा रही सारी चीजें, दूसरी तरफ डॉलर का भी अगेन एंड अगेन ऊपर जा रहा है, आप वो चीज भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो फिर जैसे तैसे करके कम से कम यहाँ पे तो अवाम को रिलीफ दी जा सकती थी ना, कि मतलब अगर थोड़ा बहुत अपने आप पे डाल देते हैं, आपके वज़रा के जो खर्चे हैं उस पे डाल देते हैं, आपका जो अपने आप एक्सपेंस है उस पे डाल देते हैं, और जो आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री और बाकी मिनिस्ट्रीज पे जो खर्चे हो रहे हैं वो उस पे कंसेशन करते, कटौती कर लेते हैं, अवाम पे एक नया बोझ तो ना डालते हैं। तो मैं बिल्कुल इस चीज पे PTI की मैं काफी चीज पे इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, बट इस चीज पे कतल नहीं कर सकता और ना करना चाहिए, ना इसका कोई जवाब बनता है कि आप कहें कि वहां पे प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है इंटरनेशनल मंडी पे, इस वजह से हम बढ़ाएं। तो प्राइस जब इतनी कम हुई थी, क्या उसी गैप से आपने प्राइस नीचे भी किए? यही बैरल 42 पे भी गया, 47 पे, 56 पे भी था, क्या प्राइस उसी तरह से नीचे गई है? नहीं बिल्कुल गई। ऐसा ही है। खिलजी साहब, यहाँ पे आपको माज़ा के साथ इंटरप्ट करूंगा, मुझे ये बताएं, अगर ये सारे हालात इतने ख़राब हैं तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और हुकूमत, जाहिर बात है हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव इमरान खान साहब हैं, कमांड एंड कंट्रोल इमरान खान साहब के हाथ में है, ये उनको अच्छे की रिपोर्ट फिर कौन दे रहा है कि सब अच्छा है? क्योंकि इमरान खान साहब तो कहते हैं सब अच्छा है। जो मुशीर रखे हुए उन्होंने अपनी जॉब रखनी है, तल्ख बात कोई करता नहीं। देखे, कहते हैं जब आपको एक मुहावरा है कि अगर आपके दोस्त आपको रुलाएंगे और दुश्मन हंसाएंगे, सख्त बात करना, आपको आगाही देना, ये आपके दोस्तों का काम है। अगर आपको सिर्फ खुशामदी मिले, दाएं बाएं आपकी खुशामदी हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको वैसी रिपोर्ट देंगे जिससे वो सुनना नापसंद करे, या शायद, अब मुझे तो नहीं पता, बट शायद इमरान खान को इस चीज की एक आदत पड़ चुकी है सब अच्छी की रिपोर्ट की, और यही चीज इसको ले डूबेगी। नो डाउट इमरान खान हर जगह पे बहुत अच्छी, इंटरनेशनल फोरम पे, बाकी चीजों पे बहुत अच्छी कारकर्दगी, बहुत अच्छी है, मगर
जो मुल्क अवाम के लिए होता है और अवाम पे आप बोझ तर बोझ डालते रहेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जितनी भी कारकर्दगी करें बाकी चीजों पे, जितनी भी फील्ड पे आप काम करें, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि असल एट द एंड गवर्नमेंट होती है अवाम को सर्व करने के लिए। अगर अवाम ही खुश नहीं है तो जो मर्जी आप कर लो, जो बंदी इंटरनेशनल मंडी पे ये कर लो वो कर लो, फायदा कोई नहीं है, अवाम को ही देखना पड़ेगा। बिल्कुल। इम्तियाज साहब आपकी तरफ आता हूँ, अगर हुकूमत को, वज़ीर आज़म को 1 रुपये पेट्रोलियम डिवीज़न की तरफ से समरी अरसाल की जाती है जी कि पेट्रोल की मसनूआत या पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फ़ी लीटर का आप इजाफा करें, जब वज़ीर आज़म साहब के टेबल पे वो पहुंचती है, माजी की मिसालें भी अगर उठा के देखें तो उसी समरी के अकॉर्डिंगली या तो रिटेन रखा जाता है कीमत को या उसमें 19-20 का इजाफा किया जाता है। उस जो वो समरी गई होती है, लेट सपोज अगर कहा जाता है जी 2 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में आपने इजाफा करना है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना है, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसमें 10 रुपये या 5 रुपये इजाफा किया गया हो। अगर 1 रुपये की समरी जा रही है तो ये 4 रुपये का इजाफा फालतू आवाम के ऊपर बोझ क्यों डाला गया, इसके पीछे क्या हकाइक है इम्तियाज साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि ये बड़ी क्लियर बात है कि जो इनके कोई मुशीर हैं जो इस तरह के काम करवा रहे हैं इनसे, मैं समझता हूँ उनकी तरफ इनको तवज्जो देना चाहिए। वो उनके दोस्त नहीं है, वो इनके दोस्त नहीं है, वो दुश्मनी कर रहे हैं। और इसमें आप देख लें कि आपके कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन जो आए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर ये बिल्कुल बड़ी बुरी तरह पीटीआई हार गई है। बिल्कुल यही बात है। और उसकी वजह यही है कि ये जो महंगाई हो रही है, देखिए ना, आवाम को पता चल जाता है। या तो ये कि ये जो आपका ओगरा है ये जब रिकमेंड करता है, इसका आवाम को पता ना चले कि क्या रिकमेंड किया है। बिल्कुल ऐसा जब ओगरा ने रिकमेंड कर दिया कि 1 रुपया बढ़ाएं, ठीक है, तो ये 5 रुपये बढ़ा रहे हैं। तो इन्होंने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई है एक्चुअली ना, इन्होंने जो टैक्स है उसके ऊपर लगाया वो बढ़ाया, वो 3.5 रुपया वो बढ़ाया, और इस तरह करके इन्होंने कीमत 1.5 रुपया बढ़ाई है। तो जो पेट्रोलियम कंपनी को जाएगा वो तो जाएगा 1.5 रुपया, ठीक है। वो जो 3.5 रुपया पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया गया जो गवर्नमेंट के डायरेक्ट जेब में जाएगा। अब यही देखे ना, इमरान खान साहब हैं या पीटीआई थी, जब ये धरना दिया हुआ था, इन्होंने कंटेनर पे खड़े बातें करते थे और वहां पे बिल जलाते थे, तो उस वक्त ये सारी बातें करते थे। अब पेट्रोलियम के बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं जो उसका एक्सपर्ट्स नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं इस वक्त जो कीमत जा रही है इस वक्त फी बैरल, अगर उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाए तो इस वक्त जो उसकी जो कीमत बननी चाहिए वो 80 रुपए से नीचे होनी चाहिए पेट्रोल। बिल्कुल ऐसा ही है जी, पर लीटर। लेकिन ये सारा आवाम की जेब से काट रहे हैं। इसमें आपको याद होगा, इम्तियाज साहब माजरत के साथ यहाँ पर इमरान खान साहब की स्पीच का एक कोट मैं आपको प्रोड्यूसर साहब से कहता हूँ, आपको सुनवा भी देंगे और मैं आपको बता भी देता हूँ कि इमरान खान साहब ये कहते थे कि जब 1 रुपये पेट्रोल बढ़ता है तो समझे कि आपका हुक्मरान चोर है, आपकी हुकूमत चोर है। तो अब 1 रुपये नहीं 5 रुपये लीटर बढ़ा है, और ना सिर्फ ये पहली दफ़ा बढ़ा है बल्कि महीने में 2-2 दफ़ा बढ़ रहा है। पहले तो ये होता था हर महीने की 30 तारीख को इसकी मुतय्यन किया जाता था कि इसकी कीमत ये है। अब तो ये महीने में 2-2 दफ़ा मुतय्यन की जाती है इसकी कीमत। ये क्यों आवाम के साथ जुल्म कर रही है हुकूमत इम्तियाज साहब? नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ राय साहब, इसमें बड़ी अफसोस की बात ये है कि पहले कभी कीमतें बढ़ती थी किसी भी चीज के ना, उसको परसेंटेज होती थी 5%, 10%, 20% मैक्सिमम। अब ये डबल हो जाती है। मतलब ये पोजीशन चल रही है। आप सुई गैस के रेट देख लें, आप बिजली के रेट देख लें। बिजली में लोग जो मजबूर हो गए बेचारे, वो भी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो क्या कर रहे हैं, सोलर पैनल लगा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो भी अच्छे खासे महंगे होते हैं, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी तरह आप देखिए आटे का रेट देख ले। आटा एक गरीब आदमी जो है वो 2 रोटी खा के साथ 4 लेके रोटी खा लेता था, ठीक है, और गुजारा कर लेता था, या 7 कप चाय का लेके 1-2 रोटियां लेके खा लेता था उसके साथ। अब रोटी इतनी महंगी हो गई है, गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। इसी तरह आप स्कूलों की फीसें देख लें, आप प्रॉपर्टी टैक्स देख लें, आप अगर ये चले जाए मोटरवे के ऊपर जो उसका वो टूल प्लाजा है उसके रेट्स देख लें। बिल्कुल ऐसा ही है। वहां पर क्या पोजीशन बन गई है, मतलब वहां पे क्या कौन सी कास्ट आ रही है मुझे बताए ना। वहां पर एक साइड का लाहौर का जो किराया है पिंडी से वो तकरीबन 900 समथिंग हो गया, ठीक है, जो टोल टैक्स है उसका। मतलब कोई बिल्कुल एहसास ही नहीं है अवाम का। मैं समझता हूँ अवाम के साथ जो इमरान खान साहब का डायरेक्ट ताल्लुक है खत्म हो गया है, और उनके साथ जितने मुशीर बैठे हैं वो मेरा ख्याल उनके दुश्मन है। और इमरान खान साहब को ये आंखें खोल लेनी चाहिए। ये जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन आए हैं, इसके बाद इनका इरादा है मार्च के अंदर ये बल्दियाती इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो इनको अंदाजा होना चाहिए कि उसके रिजल्ट क्या आएंगे। इनको पिंडी के अंदर हार गए हैं, रावलपिंडी के अंदर, ये लाहौर के अंदर हार गए हैं, ये जनाब कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आपके कैंडिडेट से वो गवर्नमेंट के वो ज्यादा
तादाद में जीत गए, जबकि गवर्नमेंट को तो बुरे तरीके से पंजाब के अंदर भी शिकस्त हुई है। पंजाब में जिसका वो वसीम अकरम प्लस के दावे किए जाते हैं जी, पंजाब की कारकर्दगी सबसे बेहतर है, वो तो बेड़ा गर्क हो गया पंजाब के अंदर इनका। अगर इसी तरीके से महंगाई अगले 2 साल भी जारी रहती है तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत 23 के इलेक्शन में क्या डिफेंड करेगी। खिलजी साहब, आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ये बताएं कि 1 रुपये पेट्रोल बढ़ता है या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा होता है, हुकूमत चोर है, ये इमरान खान साहब का कहना है। तो अब मौजूदा हालात में ये जो मकूला था ये कहाँ पे एडजस्ट होगा? तो फिर जब 5 रुपए बढ़ता है तो हुकूमत डाकू हो जाती है मेरे ख्याल से, उसी तरह बिल्कुल यही बात है, ऐसा ही है। देखें, एक तो देखो पाकिस्तान में एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। या तो एक काम कर दे सिंपल, इसको उठा के इंटरनेशनल मंडी के साथ अटैच कर दें, यानी कि जब वहां पे प्राइस गिरेगी ऑटोमेटिकली आपके प्राइस भी गिरे, जैसे बाकी इंटरनेशनल कई मुल्कों में होता है। तो जब प्राइस नीचे आती है ऑटोमेटिकली प्राइस बैरल की, तो प्राइस भी नीचे आ जाती है। बिल्कुल, तो जब वो ऊपर जाती है तो वो खुद ऑटोमेटिकली चलती। फिर लोग जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखते हैं, क्योंकि फिर वो जब 42 रुपए का बैरल होगा तो कम पैसों के भी मजे लेंगे वो। अगर वो उस चीज पे आप इंटरनेट उनके साथ अटैच कर दे, टोटली उनके साथ इंटरनेशनल मंडी के साथ ना, तो फिर लोगों को समझ भी आएगा। अब ये नहीं हो सकता कि जब वो पे 40 रुपए डॉलर बैरल नीचे गिर जाता है, आप 5 रुपए नीचे करते हो, और अगर वहां पे $5 ऊपर चला जाता है तो आप 3 रुपए बढ़ा देते हो। ये चीजें अवाम की समझ से बालातर है। आप अवाम को ये चीज नहीं समझा सकते हैं कि बैरल ऊपर चला गया इंटरनेशनल मंडी में। और बहुत से वज़रा मैंने देखे हैं जो कि कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि जी बांग्लादेश में 100 इतने का है, बिल्कुल यही जो बात फलां है, जगह भारत में के अंदर इतने इतना का है, और वो कहते हैं जी खित्ते में सबसे कम अगर कीमत है तो वो पाकिस्तान के अंदर है। वो है, दैट्स ट्रू, वो बात झूठ नहीं है, वो ठीक बात है। मगर अब फिर टेक्निकलिटी पे आ जाए तो कोई से पूछे जरा कि उसको वहां पे जो ब्रांड दिया जाता है, जो क्वालिटी होती है फ्यूल की, उसकी और इस फ्यूल में क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। यानी कि जो वो फ्यूल डालते हैं वो इससे स्टैंडर्ड में आई होते हैं। जो आई ऑक्टेन आप समझते हैं कि वो फ्यूल आप डलवाते हैं तो वो स्टैंडर्ड अलग होते हैं। उनका और हमारा जो फ्यूल स्टैंडर्ड्स है वो बराबर नहीं है। खैर वो टेक्निकलिटी की बातें हैं, मगर इन शॉर्ट जो मर्जी कर लें, बोझ अपने आप पे डालना पड़ता है। कहते हैं जो रियासत होती है ना माँ होती है, यानी कि वालिद का दर्जा होता है, जो आपका प्राइम मिनिस्टर या जो भी होता है वो आपकी उतने रिस्पेक्ट दी जाती है। तो क्या आपने सुना है कभी कहीं कि अगर कोई चीज आ जाए तो वालिद अपने बजाय अपने बच्चों पे उसका एक टाइम खाना कम कर दें? खिलजी साहब, यहाँ पे एक चीज सुनने में ये आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने वजीर खजाना को, प्राइम मिनिस्टर और काबीना की जो लास्ट मीटिंग हुई है उसमें प्राइम मिनिस्टर ने टास्क दिया है वजीर खजाना को कि खजाने को भरें, और खजाने को भरने के लिए 4 रुपए लीवी टैक्स आयद किया गया। इस तरीके से अगर आप खजाना भरेंगे तो आपकी आवाम तो पिस जाएगी चक्की के अंदर महंगाई की। सर जी एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपके सुनने वाले को। देखिए इमरान खान को इंटरनेशनल जो फॉरेन अफेयर्स है उसके लिए यहाँ पे लाया गया, वो आए में उनका सारा का सारा फोकस इतना आउटसाइड पे हो गया है कि वो घर के अंदर देख ही नहीं पा रहे। सर मसला ये है, यानी कि उनको अब इस पेट्रोल की प्राइस या आटे की क्राइसिस से ज्यादा फिक्र इस बात की है कि जो है ना ताजिकिस्तान में तालिबान को कोई फंड करेगा या नहीं करेगा, रशिया और चाइना के साथ वो वहां पे क्या हो रहा है। देखिए अमेरिका की फोन कॉल आएगी या नहीं। तो इंटरनेशनल अफेयर्स में वो इतनी इंटर हो चुके हैं कि सारे का सारा फोकस इतना वहां पे है कि वो अपने घर को भूल चुके हैं। अगर वो चाहते हैं कि अगला इलेक्शन में वो भी जिंदा रहे, जीतना तो दूर की बात है, मुझे काफी मुश्किल लगता है कि वो बराबरी तक कोई मुकाबला कर सके, तो उसको घर के अंदर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, घर के अंदर फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे चलते हैं नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इम्तियाज साहब से जानेंगे कि रियासत माँ का दर्जा रखती है और जो प्राइम मिनिस्टर है ये रियासत का अहम सतून है। 5 साल के लिए इसको जिम्मेदारी दी जाती है, जिम्मेदारी अवाम देती है, वोट की पर्ची से सिलेक्ट करती है, लेकिन अभी मौजूदा हालात में अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर जिसको नज़र रखनी चाहिए कि मेरी अवाम का क्या हाल है। मिसालें रियासत मदीना की आप लोग देते हैं। बात करेंगे ब्रेक से जब वापस आएंगे इम्तियाज़ साहब से। तो
वेलकम बैक नाजरीन। इम्तियाज़ साहब, आपकी तरफ आता हूँ। रियासत मदीना की बात की जाती है। रियासत मदीना में तो रियासत मदीना को की अगर आप बात करते हैं या उसको कंपेयर करते हैं तो हज़रत उमर फ़ारूक साहब ने ये रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये फरमाया था कि नहर फ़रात के किनारे पे अगर कोई कुत्ता भी मर जाता है तो उसका हिसाब भी मुझ उमर से होगा। यहाँ पे आपकी आवाम भूख प्यास से बिलबिला उठी है, मर रही है। अवाम की क़ुव्वत ख़रीद से चीज़ें बड़ी दूर जा चुकी हैं। इन 3 सालों में जो दावे नारे थे कंटेनर के ऊपर, ये ऐसे हो जाएगा, ये चोर है, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। आप IMF के पास भी गए, आप IMF के पास पहले से ज़्यादा कड़ी शराइत के ऊपर गए। दूसरा, इम्तियाज़ साहब मुझे ये बताएं कि अवाम को तो कोई गर्ज नहीं कौन चोर है, कौन डाकू है, कौन सी हुकूमत खा के लूट गई, कौन सा वज़ीर-ए-आज़म बाहर बैठा है, कौन पाकिस्तान के अंदर बैठा है। हुकूमत को तो अवाम को तो 3 वक्त की रोटी चाहिए इस हुकूमत से, जिसके लिए वो इसको लाई हैं कि मुल्क की तकदीर को बदलेगा। प्राइम मिनिस्टर जो अभी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, मुल्क की तकदीर को बदलेंगे। ये मुल्क की तकदीर को बदल रहे हैं या बिल्कुल ही उसका शजरा ही बिगाड़ रहे हैं? राय साहब, बड़े अफसोस की बात है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अवाम ने एक थर्ड फोर्स समझी थी PTI को और बड़ी उम्मीदें लगाई थी। इन्होंने बहुत बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए थे और बड़े जिसको कहते हैं सबज बाग दिखाए थे और अवाम बिल्कुल समझते थे कि नया पाकिस्तान होगा, नया कल्चर होगा, हर चीज नई होगी और इंसाफ होगा और यहाँ पे अवाम की बात सुनी जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख लेंगे जितने भी स्टेप्स नई नई चीजें निकल रही हैं, हम मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीजें आ रही होती हैं, उस सब के अंदर कहीं भी अवाम दोस्ती नजर नहीं आ रही होती। बल्कि इनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है गवर्नेंस। मैं आपको बता दूं, गवर्नेंस इससे हो नहीं रही। अब इमरान खान साहब ने जिद लगाई हुई है, पंजाब के अंदर बुज़दार साहब, उस्मान बुज़दार बैठे हैं, शरीफ आदमी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन नहीं कॉम्पिटेंट साबित हो रहे ना। अब आप देखिए कि मुख्तलिफ जमहूरी हुकूमतों के दरमियान कई बार चीफ मिनिस्टर बदलते रहे हैं माजी के अंदर। आपने देखा होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जमाने में भी और इवन बाद में भी एक टेन्योर के अंदर कई बार चीफ मिनिस्टर चेंज होते रहे हैं, गवर्नर चेंज होते रहे हैं। बिल्कुल यही इसको बात मैटर ऑफ ईगो नहीं बना लेना चाहिए कि या जिद का मसला नहीं बना लेना चाहिए। अगर बुज़दार साहब परफॉर्म नहीं कर रहे, वो ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं ले पा रहे, क्योंकि दिख रहे ये जो महंगाई है इसको कंट्रोल करना है सूबाई हुकूमतों ने। और इसमें आपने देखा होगा बड़ा रोल होता है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का, जिसमें DC AC होते हैं या फिर पुलिस के अफसर होते हैं जो लोकल लेवल पे होते हैं। अब उनसे काम किसने लेना? उनसे काम लेना उनके वुज़रा ने और चीफ मिनिस्टर ने ऊपर। अब चीफ मिनिस्टर जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है उनके बारे में PTI के अंदर भी बड़ी एम्बेरसमेंट है। मैं बता दूं, PTI के जो लीडर्स हैं वो भी परेशान है, क्योंकि उन्होंने भी अगले इलेक्शन में फेस करना है। अब वो किसी भी फोरम पे जब जाते हैं, अवामी फोरम में, वहां पे उन पर बड़े सख्त सवाल होते हैं, लेकिन उनका वो जवाब नहीं दे पाते, बेचारे हंस के दिखाते हैं आगे बैठ के। तो अब ये सिचुएशन बन गई है। अब मैं समझता हूँ कि अब इनके पास 2 साल रह गए हैं। ये अगर हो सके तो कोई मुनासिब जो लीडरशिप है पंजाब के अंदर वो वहां पे करे जाके और वहां पे चीफ मिनिस्टर को बेहतर लेके आए, ताकि इन 2 साल के अंदर अवाम की कुछ सुनी जाए। क्योंकि अब अवाम इसमें बड़े खाइफ हैं कि अगर 2 साल मजीद ये गवर्नमेंट चलती है और जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, जिस पोजीशन में वो जा रहे हैं। अब देखे ना, पहले सरकारी अस्पताल होते थे, वहां पे लोग जाते थे तो सिर्फ पर्ची के बिल देने होते थे 10 रुपए सिर्फ, बाकी दवाइयां वहां से फ्री मिल जाती थी, जो मिल सकती थी, उनके टेस्ट फ्री होते थे। अब इन्होंने क्या किया, वो जो टेस्ट है उसके ऊपर भी फीसें लगा ली। बल्कि मैं कल परसों बात कर रहा था लाहौर में एक हेल्थ वाले बंदे से, तो उसने नया इंकशाफ किया। उसने कहा सरकारी हॉस्पिटल की जो मशीनरी है ना, वो जो मशीनरी है उनकी मेंटेनेंस जो है वो प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, ठीक है, उनके हवाले की गई है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना नुमाइंदे वहां बैठा दिए, अपने बंदे बैठाए हुए जो टाइयां लगा के बैठे हैं वहां पे, और वो वहां पे सारा सिस्टम चला रहे हैं आउटडोर के अंदर। सर बिल्कुल यही बात है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर अगर एक गरीब बंदा सिटी स्कैन के लिए जाता है, वो मशीन जो आवाम की सहूलत के लिए रखी गई है कि गरीब बंदा जो प्राइवेट इलाज नहीं करवा सकता, प्राइवेट टेस्ट नहीं करवा सकता, वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाता है। 2250 रुपये की पर्ची उसको थमाई जाती है कि मियाँ ये 2250 रुपये तुम दो, फिर तुम्हारा सिटी स्कैन होगा। इम्तियाज़ साहब, अगर उसके पास 2200 रुपया हो तो वो सिविल हॉस्पिटल क्यों जाएगा? वो तो किसी अच्छे जगह, अच्छी लैब में जाएगा अगर उसके पास इतने ही पैसे हों। तो ये तो अवाम की जेबों के अंदर बिल्कुल इस तरीके से हाथ डाल के उनसे पैसे ले रही हैं जैसे ये तो इनका आखिरी टेन्योर है, इन्होंने रहना ही नहीं है उसके बाद पाकिस्तान के अंदर। या अल्लाह माफ करे, तौबा करनी चाहिए हमें भी, और वो उस तरफ अल्लाह करे हालात ना जाएं, लेकिन हालात उसी तरफ जा रहे हैं इम्तियाज़ साहब कि ये तो बिल्कुल ही पाकिस्तान का कंगाल और दिवालिया करके जाएंगे। राजा साहब, सिचुएशन बड़ी इतनी खराब है कि इसी वजह से क्राइम बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि अनएम्प्लॉयड जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहे क्योंकि फैक्ट्रियां नहीं लग रही नई।
ठीक है ना। अब उसके अंदर वो क्या करेंगे, उसमें कुछ लोग जो है वो जराइम की तरफ हो जाते हैं, शुगल में ना मोटरसाइकिल निकालते हैं और वो आप क्या लेकर रस्ते में लोगों से वो पर्स छीनते हैं या उनसे वो मोबाइल छीनते हैं। इस तरह की वारदातें आपने देखा बढ़नी शुरू हो गई हैं। इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर आप देखें कई वाकयात F7 में हुए हैं, F8 में हुए हैं, जहाँ पे लोगों से मोबाइल छीना गया है, उनसे वॉलेट छीना गया है। मतलब ये सिचुएशन बन गई है, तो ये जराइम भी बढ़ेंगे। अब इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनको चाहिए कि डायरेक्ट फोकस करें। ठीक है, इमरान खान साहब डायरेक्ट फोकस करें। खिलजी साहब आपकी तरफ आता हूँ। 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी, इतनी नौकरियां होंगी, रेल पेल होगी। फैसल वावडा साहब मीडिया के ऊपर बयान देते हैं, एक प्रोग्राम निजी टीवी के चैनल के ऊपर बैठ के एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये दावा किया कि आने वाले दिनों में, ये आज से 1.5 साल पहले की बात है, कि आने वाले दिनों में इतनी नौकरियां होंगी कि रुल पड़ जाएगी। इधर तो जो पहले गरीब लोग नौकरियों में लगे हुए थे उनकी नौकरियां दाव पर लग गई हैं। हालात मुल्क के इतने वर्स्ट कंडीशन में चले गए हैं। महकमा तालीम के अंदर उसातिज़ा की शॉर्टेज थी, आपके उसातिज़ा की भर्ती आई, कल उसको भी महकमा तालीम पंजाब ने रोक दिया कि जो आगे टीचर्स हमारे पास मौजूद हैं उनकी तनख्वाहों के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये क्या कर रही है हुकूमत जी? ये क्या किस तरफ हालात को लेके जा रही है, कैसे मैनेज करेगी और 2023 में ये क्या जाके आवाम को मुंह दिखाएंगे? और ये तो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर सदाबहार प्राइम मिनिस्टर है, ये 2023 से 28 तक भी यही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे इसी हालात में। देखें, अब बदकिस्मती से हमारे मुल्क के जो अवाम है ना, उसका हाफजा बड़ा कमजोर है। पहले भी यही होता रहा है, अब भी यही होगा। मुझे लगता है इसी वजह से उन्होंने भी यही पॉलिसी अख्तियार की है कि 3 साल 3.5 साल अवाम को रुलाते रहो, आखिरी साल में रच के जो है उनको रिलीफ देते रहो। वो 1 साल का जो आपका टर्न ऑन होता है वो उसको सब कुछ भुला देते हैं, बस वो उसी को याद रखते हैं। ये पहले भी होता रहा, इससे पहले गवर्नमेंट में होता रहा है। आपको याद होगा नवाज शरीफ पहले यही काम होता रहा है। आखिरी सालों में आके तो फिर जो है ना धड़ाधड़, यहाँ भी फंड वहां भी फंड, यहाँ की भी नौकरियां वहां की भी नौकरियां। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इन्होंने भी यही पॉलिसी इख्तियार की हुई है, अवाम की तरफ नहीं देख रहे और यही चाहते हैं कि भाई जितनी जल्दी पैसे ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के खजाने भरते रहें, एट द एंड फिर उनको कोई रिलीफ दे और फिर उसके बाद जो है ना इलेक्शन में चले जाएं। मगर वो शायद भूल चुके हैं कि कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि फिर आपको बाद में पछताना पड़ता है। अगर मैं पिछली गवर्नमेंट में चला जाऊं, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट थी, जो पश्तूनख्वा मोहम्मद खान अचकजई की पार्टी वो इक़्तिदार पे थी, उन्होंने क्या किया कि सारा कुछ रोके रखा। उन्होंने कहा कि साल के आखिरी ईयर में हम ये सारा रिलीफ देंगे, बट पता चला कि वहां पे आदम एतमाद आके उनकी गवर्नमेंट ही चली गई। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये भी इसी चीज के लिए बैठे रहे, अवाम जितने गुस्से में है, तो ऐसा ना हो कि इनको टर्नओवर पूरा करने का मौका ही ना दे और फिर भी ये बाद में पछताते रहे कि हम तो ये करते रहे और हम तो वो, किसी अवाम तो ये चीजें सुनने के लिए तैयार नहीं है। अवाम तो ये देख रही है कि उनको क्या मिल रहा है। अगर आप उनको मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है तो वो खुश होंगे। अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है, उनको ये इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि हमारे ताल्लुकात रशिया के साथ कैसे हैं और चाइना क्या कर रहा है, ताजिकिस्तान में हम क्या कितने कारोबार को एक्सीड कर रहे हैं। जब कारोबार को एक्सीड भी कर रहे हैं वो एक लिमिटेड तक लोग हैं, वही एक्सीड करेंगे। आम आवाम जो है उनका लेना देना चीनी, आटा, पेट्रोल, इन चीजों से है। उनका गर्ज हर चीज इन्हीं से है। आपको उनके अगर तरफ देखना है तो ये टाइम है मेरे ख्याल से देख लें, वरना मुझे नहीं लगता कि ये अगर यही चीज जिस रफ्तार से जा रहे हैं ये अपना टर्नओवर पूरा भी कर पाएंगे। ठीक है, इम्तियाज साहब आपकी तरफ आता हूँ, लीगल ओपिनियन थोड़ी दे दें। चले, महंगाई वाला मसला है, हुकूमत ने तो एक वक्त में इतने महाज खोले हुए हैं कि हुकूमत के लिए संभालने हालात आने वाले दिनों में लग ऐसे रहे कि मुश्किल हो जाएंगे। चेयरमैन नैब की तकर्री, आपको पता है कि चेयरमैन नैब, नाज़रीन, कुछ दिन बाद चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो ख़त्म होने जा रही है। चेयरमैन नैब अपने ओहदे से इस वक्त दोष हो जाएंगे। हुकूमत इंतहाई कलील वक्त रह गया हुकूमत के पास, लेकिन अभी तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी और ना ही अपोजिशन के साथ किसी भी तरह की कोई मुशावरत की है। जबकि लॉ ये कहता है कि वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। मुशावरत के बाद चेयरमैन नैब की तकर्री का ऐलान किया जाता है, उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इम्तियाज़ साहब, ये क्या प्राइम मिनिस्टर लग रहा है जो मौजूदा हालात हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठेंगे और मुशावरत करेंगे चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से? राय साहब, मेरा ख्याल तो ये है कि ये फैसला कर चुके हैं, ठीक है ना। और वो फैसला ये है कि जो मौजूदा चेयरमैन नैब है जिनकी मुद्दत जो है मिड ऑफ अक्टूबर में खत्म हो रही है, यानी कि 25-26 दिन रह गए इनके, बिल्कुल,
तो इसके इनका ये फैसला ये कर चुके हैं कि एक ऑर्डिनेंस के जरिए ये इसकी जो मुद्दत है उसमें इजाफा कर देंगे, ठीक है, ये अमेंडमेंट करके ना उसके अंदर लेकिन अभी जो कानून है उसमें तो वो जो अभी ऑर्डिनेंस है, नैब का ऑर्डिनेंस है, उसमें तो लिखा हुआ है अनएक्सटेंडेबल है, मतलब नॉन एक्सटेंडेबल है, ये एक्सटेंड नहीं हो सकता। मैं गुजारिश करता हूँ उसमें देखे ना, जो ऑर्डिनेंस होता है ना, फेडरल ऑर्डिनेंस होता है, वो 4 महीने के लिए इफेक्टिव होता है, ठीक है, और 4 महीने के बाद उसको एक एक्सटेंशन ये कर सकते हैं। अगर उसके बाद करना चाहे तो फिर एक्ट बनाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में ले जाना पड़ेगा ना। अब इनके पास पार्लियामेंट में ज्वाइंट सेशन अगर करें तो ये कोई भी एक्ट पास करवा सकते, सिंपल मेजोरिटी चाहिए ना उसके लिए। अब ये इनका इरादा अभी तक फौरी तौर पर तो ये है कि एक ऑर्डिनेंस जारी करेंगे जिसमें मौजूदा जो चेयरमैन नैब है इसको अगली टर्म के लिए दोबारा एक्सटेंड कर देंगे 4 साल के लिए। अच्छा, अब उसके वो जो क्लाज है, जो सेक्शन है, उसको अमेंड कर देंगे ना, जो अब नेब एक्ट है, जो अकाउंटेबिलिटी एक्ट जो बना हुआ, नेब अकाउंटेबिलिटी एक्ट जो बना हुआ 99 वाला, अब उसको जब अमेंड करेंगे तो वो फिर ऑर्डिनेंस के जरिए वो एक लीगल इफेक्ट हो जाएगा उसको मजीद एक आध बार एक्सटेंड करेंगे या उससे पहले ही उसको ज्वाइंट सेशन के अंदर ले जाएंगे और वो उसको वहां से पास करवा लेंगे, क्योंकि मेजोरिटी इनकी दोनों सेशन अगर इकट्ठे हो ना, पार्लियामेंट यानी नेशनल असेंबली और अगर सेनेट जो है, इनका दोनों का इजलास अगर मुश्तरका हो तो फिर इनकी सिंपल मेजोरिटी बन जाती है। तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए, तो ये एक प्लान कर चुके हैं, मेरा ख्याल है फैसला हो चुका है, तभी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कभी आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन, यहाँ पे चलते एक छोटे से ब्रेक की जानिब। इम्तियाज साहब का ये कहना है कि फैसला हो चुका है, ब्रेक से वापस आएंगे तो खिलजी साहब से ये जानेंगे कि क्या अपोजिशन इस बात को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का इस सिलसिले में एक बड़ा सख्त बयान आ चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से भी जो रवैया इख्तियार किया गया इस बात के ऊपर वो खासा सख्त है। ब्रेक से वापस आएंगे तो खिलजी साहब से जानेंगे जी इस बारे में। वेलकम बैक नाजरीन। खिलजी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। अपोजिशन तो बिल्कुल हैंड्स अप कर चुकी है जी, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे मौजूदा चेयरमैन नैब को। वो तो कहते हैं ऑलरेडी ये तो हुकूमत की मुट्ठी में है चेयरमैन नैब, और हुकूमत इनको चला रही है, और जितने भी अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात हैं ये हुकूमत बनवा रही है। अगर इनको एक्सटेंड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत चोर है, हुकूमत की नीयत चोर है। क्या अपोजिशन एक्सेप्ट करेगी इनके किसी ऑर्डिनेंस को? देखिए, अपोजिशन एक्सेप्ट करें या ना करें, होगा क्या। पहले भी बहुत सी चीजों पे अपोजिशन ने कहा था कि हम ये नहीं करेंगे, हम इस्तीफा लेके जाएंगे, हम धरना देंगे, हम पीडीएम बना, काफी कुछ हुआ नथिंग। एक फैक्ट है जो हम सबको मानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट होती है, चाहे वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, चाहे जरदारी की गवर्नमेंट हो, चाहे इमरान खान। बिल्कुल जो कुर्सी पे बैठा होता है वो पावरफुल होता है। आप अवाम का कमिंग इलेक्शन के लिए आप अवाम के जज्बात ऊपर कर सकते हैं, वोटर शिफ्ट कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल से उन्होंने करना भी यही है, जैसे उन्होंने कहा है, बिल्कुल मैं एग्री करूंगा इस चीज से कि वो मेरे ख्याल से यही पॉलिसी इख्तियार की गई है कि उनको एक्सटेंशन दी जाएगी, वरना कुछ ना कुछ अभी तक कोई बातचीत शुरू हो जानी चाहिए थी, जो कि हुई नहीं। तो अपोजिशन मुझे नहीं लगता कि इस कैपेबल में है इस टाइम, जितना उनके आपस में सिस्टम खराब हो चुका है। तो अब तो वो खुद नून लीग 2 दड़ों में तकसीम है, उनको खुद नहीं समझ आ रही कि वो क्या करेंगे। शहबाज शरीफ एक तरफ जा रहा है, मरीम नवाज दूसरी तरफ जा रही है। बिलावल साहब की अंडरस्टैंडिंग शहबाज साहब के साथ है बट मरीम के साथ नहीं है। तो उनकी खुद उनको खुद अपनी समझ नहीं आ रही। तो मुझे नहीं लगता कि इस सूरत में अपोजिशन इतना मैटर करती है, और जो पिछला जितना कुछ हो चुका है उसके तनाजुर से देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके कुछ कहने या करने से कोई फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। इम्तियाज साहब, आपकी तरफ आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं हालात जी, क्या होने जा रहा है ये? क्या चेयरमैन नैब, क्योंकि हुकूमत की तरफ से मिला जुला रवैया इख्तियार किया जा रहा है। अगर फ़र्रुख नसीम साहब की बात करें तो वो ऑलरेडी एक इंदिया दे चुके हैं, लेकिन रात को उनका एक प्रोग्राम के अंदर ये कहना था कि ये हतमी नहीं है,
हमें ये देखना होगा कि उसकी कैटेगरीज क्या हैं। कहते हैं अभी मौजूदा जो कैटेगरीज हैं, जो कानून जिसकी इजाज़त देता है, वो या तो लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को आप बना सकते हैं चेयरमैन नैब, रिटायर्ड जज को बना सकते हैं, या BS-22 का ऑफिसर आप चेयरमैन नैब अपॉइंट कर सकते हैं। वो कहते हैं हमें इस हिसार से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें ओपन देखना पड़ेगा, ओपन माहौल के अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि चेयरमैन नैब के लिए कौन सा बंदा ज़्यादा मौजू है। तो अगर हुकूमत इस तरफ नहीं जाती तो समझते हैं कि चेयरमैन नैब को की एक्सटेंशन के अलावा भी कोई उनके पास कोई ऐसा मवाद मौजूद है जिसके ऊपर वो हुकूमत गौर कर रही है। नहीं, मुझे ये लग रहा है कि वो जो ऑर्डिनेंस होगा ना, जो जारी होगा चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन का, जाहिर बात है कि वो अमेंडमेंट करेगा ना, जो नेब एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट की जाएगी। उस अमेंडमेंट के अंदर ये चीज भी वो शामिल कर सकते हैं, जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ चेयरमैन नैब, उसके अंदर वो कर सकते हैं। अभी कोई भी बंदा हो जिसका इतना एक्सपीरियंस हो, वो कॉर्पोरेट सेक्टर से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। हो सकता है कल कलाम को सियासी बंदे ही बैठा दें, कोई MNA बैठा दें, कोई सेनेटर बैठा दें, तो ये पॉसिबिलिटी है। अभी ये एग्जैक्ट तो पता लगेगा जब ड्राफ्ट सामने आएगा, लेकिन ये जो बात जो है फरोग नसीम की, वो ये ज़ाहिर बात करती है कि इसके ऊपर भी सोचा जा रहा है कि अपनी चॉइस का कोई बंदा, कोई अपना बंदा। जैसे आपने याद होगा कि सेनेटर सैफुर रहमान को बनाया था मियां नवाज शरीफ ने, जब एहतसाब को अपना ब्यूरो होता था और एहतसाब एक्ट के तहत वो बना था, तो वो ये उसी तरह का मॉडल ये शायद चाह रहे होंगे कि उसके ऊपर मुकम्मल ग्रिप हो, सियासी तौर पर हमारी पार्टी का बंदा हो या इसी तरह का बंदा हो जो सियासत से तो ना हो लेकिन इनकी फेवर में हो या इनकी लाइकिंग में हो। तो ये पॉसिबिलिटी है। अब ये जब ड्राफ्ट सही आएगा सामने, उसमें एग्जैक्ट सिचुएशन सामने आएगी। ठीक है, एग्जैक्ट सिचुएशन सामने आएगी। यहाँ पर खिलजी साहब आपकी तरफ आता हूँ। हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो बहुत से महाजों पर लड़े। महंगाई का मसला कहीं ना कहीं हुकूमत के लिए भी परेशानी का सबब है, क्योंकि हुकूमत से कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर बात करें, हुकूमत ने इस वक्त 3 महाज खोले हुए अपने लिए। पहला महाज उन्होंने खोला जी अपोजिशन के साथ जो रिसेंटली है, चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से एक बड़ा महाज है। हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपोजिशन किसी भी सूरत राजी नहीं है और प्राइम मिनिस्टर खुद अपोजिशन के साथ बैठकर बातचीत नहीं करना चाह रहे। दूसरा, EVM के हवाले से इलेक्शन कमीशन के एक ऐसा इदारा जिसकी एक क्रेडिबिलिटी है, जिसने इंतखाबात करवाने होते हैं, जिसको हर दफ़ा ही किसी न किसी जमात की तरफ से मतलब उसके लिए ऐसा रवैया रखा जाता है कि अवाम के जहनों में कोई अच्छा इमेज नहीं बिल्डअप किया जाता इलेक्शन कमीशन का। वो रवैया आप देख लें, आज़म सवाती साहब के बयानात को देख लें कि इस इदारे को जला दें, जहन्नुम में जाएंगे मीडिया के ऊपर आकर। तीसरा, मीडिया बिल के ऊपर जो हुकूमत ने किया, जो मीडिया के खिलाफ एक बिल ले आए। आप 3-4 महाजों पे कैसे लड़ेंगे जबकि आप खुद बड़े कमज़ोर हैं? अवाम की सपोर्ट अगर आप इस टाइम देखें तो हुकूमत के साथ कोई खासी अवाम की सपोर्ट नज़र नहीं आ रही। हुकूमत स्ट्रांग होती है अवाम की सपोर्ट से। जब अवाम ही हुकूमत के पीछे नहीं है तो 10 महाज कैसे खोल के PTI की हुकूमत लड़ सकती है? देखें, एक नैब पे मैं तो बात कर चुका हूँ। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन पे मैं अगर आऊँ ना, तो इलेक्शन कमीशन का बयानिया जो कुछ उन्होंने कहा है वो मुझे भी समझ नहीं आता। ना मैं भी जो हुकूमत का स्टांस है इस चीज पे, उससे मैं फेवर करता हूँ उस चीज को कि हर दफा ये धांधली का रोना होता है। कभी भी ये नहीं हुआ कि हमारी एक पार्टी जीती हो दूसरे ने मुबारकबाद दी हो, हर वक्त यही रोना होता है। एक मशीन है, बजाय उसमें कि आप उसमें थोड़े से अमेंडमेंट कर लें, कुछ चीज आपको, मगर इस तरह से बेतुकी चीजों जब वो करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे, तो सिर्फ वो लोग नहीं, हम बाकी भी जो है, मैं भी इस चीज को सुन के हैरान हुआ हूँ कि अब एल्फी की कोई बात बनाना कि मतलब अगर एल्फी डाल दी जाए, ठीक है, अब कल को वो कह सकते हैं कि अगर वो मोर चोरी हो जाए, इलेक्शन कमीशन का मोर चोरी हो जाए, फिर तो इलेक्शन ही नहीं होना। मतलब इस तरह की चीजें अगर करते हैं, मुझे इलेक्शन कमीशन की तो समझ नहीं आती। जो उन्होंने एतराजात किए हैं वो बिल्कुल उस चीज पे जो गवर्नमेंट का मौकफ है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, वो बिल्कुल ठीक है और ये होना भी चाहिए। हमें वक्त के साथ साथ जो वर्ल्ड के साथ है वो मूव करना, रिवॉल्व करना चाहिए और कुछ तरामीम होनी चाहिए और हमें भी डिजिटल होना चाहिए ताकि हमारी भी चीजें स्ट्रीमलाइन हो, फौरन हो और जल्दी हो और हम चीजों से निकले। और इसी पे मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने तो और भी मास्क खोले हैं, वो मीडिया के साथ भी लगी हुई है। ये मीडिया का क्या खिलजी साहब थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा जी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मीडिया बिल, मीडिया के साथ जब से 3 साल में हुकूमत मेरे ख्याल से कोई खासे अच्छे ताल्लुकात रख नहीं पाई मीडिया के साथ।
आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, बल्कि फवाद चौधरी साहब कोई मीडिया को तो बिल्कुल कोई ऐसा एक इदारा बनाना चाहते हैं जो उनके अंडर काम करे, बिल्कुल वो तो आज़ाद बात ही ना कर पाए। इसमें दो नजरिए हैं। एक ये है जो कि मैं भी हूँ कि चाइना से और कुछ सीख पाए या नहीं पाए, मेरे ख्याल से वो चाइना से ये चीज इंपोर्ट करना चाहते हैं, ये सोच कि हर चीज फिल्टर हो हुकूमत की मर्जी के मुताबिक हो, सारी न्यूज, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, वो मैं भी उसके मुखालिफ करता हूँ, मुखालफत है मेरी और मैं करता हूँ, मैंने बयान भी किया हुआ है। वो ठीक नहीं है कि आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहते। एक ही इदारा है जो खुलेआम बोल सकता है, आपसे पूछ सकता है, आप उसका मुंह बंद करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। एहतजाज भी होना चाहिए, मगर मेरा ख्याल से कि जो हमारे साफी हजरात को भी इस चीज को देखना चाहिए कि आप अगर कोई न्यूज लेके आते हैं, फ्रंट पे लेके आते हैं, आप थोड़ा बहुत तो कुछ रिसर्च करें कि ये कितना फेक है। मतलब व्हाट्सएप से चीजें उठा के आप बैठ जाते हैं प्रोग्राम करने, तो वो चीज निकल आती है, बाद में वो सारी चीजें पता चलती है सारा झूठ है, तो इसमें हमारा भी कसूर है। मगर कसूर होने का ये मतलब नहीं है कि आप हमारा मुंह ही बंद कर दें। बिल्कुल यही बात चीजें हैं, लॉज है, वो आप बैठ के उनके साथ डिस्कशन करें। आप जब लेके आएंगे ये चाइना मॉडल मीडिया, तो लाजिम बात है फिर जो साफी हजरात है वो रिएक्ट तो करेंगे, बिल्कुल रिएक्ट करेंगे जी, और रिएक्ट करना भी चाहिए। मगर कुछ चीजों पे मैं फिर कहता हूँ कि दोनों तरफ, दोनों रुख, सिक्के के दोनों रुख को देखना चाहिए। हमारे सहाफत में भी मसले मसाइल, काली बेड़िया तो हमारी सहाफत में भी है, जो कि अपने पर्सनल मफादात को रखते हुए और पर्सनल रिलेशन को रखते हुए सहाफत करते हैं। हालांकि जो मेरे नजरिए में साफी के लिए कलम जो है वो ईमान का हिस्सा है, जो आपकी कलम है वो आपका ईमान का हिस्सा है। आप खुद, क्योंकि आपके कहने पे लोग आप पे एतबार करते हैं, तो एतबार जो करना पड़ता है तो आपको बड़ी चीजें देखनी पड़ती है। बिल्कुल बड़ी चीजें देखनी पड़ती हैं जी। इम्तियाज साहब आपकी तरफ आता हूँ। 3 महाज नैब चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत, EVM पर इलेक्शन कमीशन और मीडिया, 3 इदारों के साथ आप एक टाइम पर काफ़ी सारे महाज खोल के बैठी हुई है हुकूमत। महंगाई का एक बड़ा अलग चैप्टर है, अवाम 22 करोड़ अवाम को हुकूमत जवाबदेह है, तो ये कैसे हुकूमत लड़ेगी और ये हुकूमत क्यों इतने महाज खुद अपने लिए खोल रही है कि उसके लिए इतनी मुश्किलात पैदा हो जाएं? ये क्या, कौन मशवरे दे रहा है हुकूमत को ऐसे? अच्छा, पहली चीज तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैं कहूंगा जो EVM का इस्तेमाल है, मैं इसमें मीर वाइस साहब की बात को ना सपोर्ट करता हूँ। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर इलेक्शन कमीशन जो है उसको भी पॉजिटिव इसमें रवैया इख्तियार करना चाहिए। अच्छा, मैं तो हैरान हूँ जब चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया गया, और ये जाहिर बात है मौजूदा गवर्नमेंट की मर्जी से हुआ, और ये भी पता चलता है कि जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो रिश्तेदार हैं, एक बहुत खास आदमी है, बड़े करीबी आदमी है नवाज शरीफ को उनके, और बहुत करीबी अजीज है उनके। तो मतलब समझ नहीं आती कि उस वक्त जब सिलेक्शन होता है, ये इमरान खान साहब के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये सही बंदे चुन ही नहीं पाते। मेरा ख्याल है इनको बंदों का सिलेक्शन जो उसके अंदर, मुझे माधव के साथ कहना पड़ेगा कि मुझे वीक लगते हैं उसके अंदर, या किसी के कहने पे आ जाते हैं, आई डोंट नो। तो एक तो ये यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि मुशावरती जो है वो ठीक बंदे नहीं है, हाँ, जिनके साथ मुशावरत की जाती है, जिनकी किचन कैबिनेट है। अब आ गया मीडिया जो बिल है, जिसको मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं। पहली चीज तो ये कि मेरा ख्याल है कि अब ये बैक बर्नर पे चला गया मामला, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि ये आगे फर्दर इसके ऊपर प्रोग्रेस होगी, क्योंकि जितना एहतजाज हुआ है मुख्तलिफ सर्कल्स की तरफ से, मीडिया की तरफ से, और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो मीडिया के लोग हैं, ये आंखें हैं गवर्नमेंट की, ये कान हैं जिसके जरिए से इनको पता चलता है कि दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, किस इलाके में क्या हो रहा है, और हुकूमत अगर इसको पॉजिटिव ले। इम्तियाज साहब एक चीज आप देखें कि जो फवाद चौधरी साहब हैं, जब ये पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, तब भी ये मीडिया के खिलाफ बड़ी ऐसी चीजें, नई चीजें लेके आते थे जिसकी वजह से रोज मामलात खराब होते थे। तो ये फवाद चौधरी साहब ऐसे हालात ही क्यों पैदा करते हैं कि जो अमन सुकून है उसको वो क्यों नहीं चाहते कि ये रिटेन रहे, और ये क्यों चाहते हैं कि मीडिया और हुकूमत आमने सामने रहे? नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, फवाद चौधरी आपको याद होगा कि ये तो खुद मीडिया से हैं, ये हमारी तरह एंकर रहे हैं, बिल्कुल एंकर रहे हैं जी, बड़ा एक अच्छा ताल्लुक इनका सहाफत के साथ, और इनको चाहिए कि अपनी बरादरी को बजाय इसके उसको क्रश करें, उसको दबाएं। उनको देखें, बात पता कि अवाम पे छोड़े, अवाम का पता लग गया कौन सा साफी बिका हुआ है, ठीक है। अवाम को अब देखें ना, ये जो सोशल मीडिया इसके ऊपर कितने चैनल बने हुए हैं, लोग सबको नहीं देखते, उनको पता कौन क्या बात करता है, कौन किसके इशारे पे बात करता है, तो खुद ही शिफ्टिंग हो जाती है, खुद ही मतलब इसके अवाम फैसला कर देते हैं। उनको पता होता है कि ये बंदा जो स्कैंडलाइज कर रहा है, ये बंदा जो है नेशनलिस्ट है, ये बंदा जो तहकीक करके बात करता है,
तो ऑटोमेटिकली वो लोग जो हैं, जो काली भेड़े हैं, उनका लोगों को पता चल चुका है। लोग जानते हैं, जो अगर एंटी पाकिस्तान को बात करता है कोई मीडिया का बंदा, तो लोगों को पता है कि ये किसके इशारे पे कर रहा है, किसकी डिक्टेट पे कर रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है ना कि इन हालात के अंदर अब आप देखिए कि वो पार्टी जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जिनका एक लीडर जो बाहर बैठा जाके, वो पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर कंटोनमेंट के अंदर वाज़ेह अक्सरियत से जीत जाती है। तो ये आप देखिए किधर जा रहा है। ये पीटीआई को इसके ऊपर सोचना चाहिए, इमरान खान साहब को सोचना चाहिए, और इसके ऊपर इसको मजाक में ना लें, इसके सीरियस थॉट देने की जरूरत है। सीरियस लें। प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ लेके जाता हूं। खिलजी साहब आपकी तरफ आता हूं। आखिरी 30 सेकंड के अंदर मुझे ये बता दें कि 2023 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, जो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे क्योंकि मुद्दत पूरी कर चुकेंगे, कहाँ देख रहे हैं इनको? सर जी, अगर वही फार्मूला अपनाया लास्ट ईयर में, अगेन सबको मराहत दिए गए, मैं आपको कहता हूँ ये अवाम बुड़कड़ है, ये भूल जाएंगी सब कुछ, फिर पीटीआई आएगी। ठीक, मैटर करता है आखिरी साल, मैटर करता है जी आखिरी साल। इम्तियाज साहब आपकी तरफ आता हूँ। इम्तियाज साहब मुझे बता दें कि 2023 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो उस वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो चुके होंगे, क्योंकि जाहिर बात है मुद्दत पूरी होने के 1 मिनट बाद, रात 12 के बाद आप फॉर्मर हो जाते हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, तो कहाँ देख रहे हैं इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2023 के इंतखाबात में? देखिए, अगर यही हालात रहे, मैं एक तो पहली चीज तो ये कि आपको ये बता दूं कि नई पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ लोग उसके ऊपर काम कर भी रहे हैं, और अमकान है कि कोई नई पार्टी आ भी जाए। पता नहीं वो पॉपुलर अवाम में होती है या नहीं होती, क्योंकि अवाम पहले धोखे खा चुके हैं, पीपल्स पार्टी को टेस्ट कर चुके हैं, PMLN को टेस्ट कर चुके हैं, PTI को टेस्ट कर लिया। तो अगर इसी तरह हालात चलते रहे, महंगाई बढ़ती रही, और जिस तरह कंटोनमेंट के रिजल्ट आए हैं, इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि हम इमरान खान साहब को बनी गाला में देख रहे हैं। इमरान खान साहब को बनी गाला में देख रहे हैं। जी नाजरीन, आपके ऊपर एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, मेरा आपसे सवाल है, क्या ये रियासत मदीना, क्या वो ये मॉडल आप लाना चाह रहे थे, इम्पोज करना चाह रहे थे, और इस मॉडल को आप दिखा रहे थे आवाम को कि ये रियासत मदीना होगी, इसमें ऐसे हालात होंगे, ऐसे मामलात होंगे, ये मॉडल है। अभी मौजूदा हालात आप देख लें, ये इसी अवाम ने आपको वोटें दी, आपको इस काबिल बनाया, आपकी जमात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि वो असम्बली के अंदर पहुँचे, वो आवाम के हकूक़ की जंग लड़े, वो आवाम के लिए आवाज़ उठाए। इस आवाम के बारे में सोचें, क्योंकि ये वही आवाम है जो वोट डालकर ऐवान बाला भेज भी सकती है और वोट ना डाल के ऐवान बाला से दूर भी रख सकती है। उसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, जो 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाने वाली जमात थी। इस आवाम ने उसको भी मौजूदा इलेक्शन का रिज़ल्ट आपके सामने है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे रिज़ल्ट आपके सामने हैं। कंटोनमेंट बोर्ड का इंतखाब आपके सामने है, आपने बल्दियाती इंतखाबात करवाने हैं, आपके सामने वो भी होने चाहिए। आपने 2023 के अंदर अपनी जमात को रिटेन रखना है। अगर आपने 2023 के इंतखाबात में आवाम के सामने जाना है, तो आपको ये सोचना होगा कि आवाम की बेहतरी के लिए कौन से ऐसे आप इस्तेमाल करें, ज़राए इस्तेमाल करें कि आपकी आवाम पुरसकून हो, आपकी आवाम सहूलत में आए, आपकी आवाम के ऊपर ये जो महंगाई के रोज़ाना के ऊपर अब महंगाई का जिन जो बोतल से बाहर है, इसको कैसे बोतल के अंदर बंद करके कंट्रोल करेंगे। इमरान खान साहब, ये रियासत मदीना नहीं है, और मैं ये कभी भी कतई नहीं समझता कि ये वो रियासत मदीना थी जिसका मॉडल आपने देखा है। आप गौर करें, क्योंकि सब अच्छा नहीं है, जो आपको सब अच्छा बताया जाता है ऐसा सब अच्छा नहीं है। आप आवाम के साथ अपना राब्ता जोड़ें तो आपको पता चलेगा कि आवाम कितनी मुश्किल के अंदर है और कितने कर्ब का शिकार है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।